माँ सरस्वती के चरणों में नमन करते हुए चरण कमल क्लासेस में आप सभी बीएड स्टूडेंट का स्वागत है। बीएड सेकेंड ईयर के स्टूडेंट को फाइनल लेसन की जानकारी नहीं होने से वे परेशान हो जाते हैं। आज के वीडियो में आपको फाइनल लेसन की पूरी जानकारी सरल तरीके से बताई जाएगी। वीडियो को एंड तक देखें ताकि आप फाइनल लेसन को अच्छे से समझ सकें। फिर भी अगर आपको फाइनल लेसन से संबंधित कोई भी कन्फ्यूज़न हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिखकर भेज सकते हैं। बीएड के सिलेबस में फाइनल लेसन प्लान है जो पूरे सत्र के दौरान एक बार होता है। ये जो फाइनल लेसन होता है पूरे सेशन में एक बार करवाया जाता है। फाइनल लेसन प्लान अंतिम लेसन प्लान होता है। जो बीएड में लेसन प्लान करवाए जाते हैं, डेली लेसन प्लान करवाए जाते हैं, क्रिटिसिज्म लेसन प्लान करवाया जाता है, उसमें जो लास्ट लेसन प्लान होता है वो फाइनल लेसन प्लान होता है। ये बीएड अंतिम परीक्षा के पहले या बाद में हो सकता है। जो फाइनल एग्ज़ाम होते हैं उससे पहले भी फाइनल लेसन हो सकता है और उसके बाद भी। फाइनल लेसन प्लान के दौरान छात्रा अध्यापक या छात्रा अध्यापिका को अपना पूरा लेसन कक्षा में प्रस्तुत करना होता है। जो छात्रा अध्यापक और छात्रा अध्यापिका की जो ये परीक्षार्थी होते हैं, जो बीएड की ट्रेनिंग लेने वाले होते हैं, उनको अपना पूरा लेसन कक्षा में प्रस्तुत करना होता है। ये कक्षा 6 से 10 तक की कोई भी विद्यालय की हो सकती है। विद्यालय कौन सा होगा ये महाविद्यालय द्वारा तय किया जाता है। यही विद्यालय आपके फाइनल लेसन का सेंटर होगा। आपको फाइनल लेसन किस विद्यालय में देना है ये आपके महाविद्यालय द्वारा तय किया जाता है और इसी को आपका सेंटर बनाया जाता है। आपको कक्षा 6 से 10 तक की कक्षा में अपने शिक्षण विषय आपको क्लास जो लेसन पढ़ाने की मिलती है वो 6ठी से 10वीं तक की 6 से 10 तक की कोई भी क्लास में आप लेसन पढ़ा सकते हो। अपने शिक्षण विषय आपके जो टीचिंग सब्जेक्ट है उनके अनुसार आपको पढ़ाना होता है। छात्र अध्यापक छात्रा अध्यापिका अपना फाइनल लेसन प्लान कक्षा 6 से 10 तक की किताबों से अपने टीचिंग सब्जेक्ट से संबंधित बनाएं। ये विशेष बात का ध्यान रखें कि आप जो भी लेसन बना रहे हैं फाइनल लेसन वो आपके टीचिंग सब्जेक्ट से संबंधित होना चाहिए और उन्हीं किताबों में से आप ये लेसन बनाएं। फाइनल लेसन प्लान में किसी पार्ट पर बनाई गई पार्ट योजना होती है। अब फाइनल लेसन की बात कर रहे हैं तो जो पार्ट होते हैं 6 से 10 तक की किताबें हम लेके चल रहे हैं तो उसमें जो भी एक पूरा पार्ट होता है उस पार्ट को पढ़ाने के लिए योजना बनाई जाती है। ये पार्ट योजना आप फाइनल लेसन के रूप में पढ़ाते हैं। ये पार्ट योजना छात्र अध्यापक छात्रा अध्यापिका को अपनी फाइनल लेसन प्लान डायरी में लिखना होता है। फाइनल लेसन के साथ प्रकरण से संबंधित चार्ट व मॉडल भी अनिवार्य रूप से तैयार किया जाता है। अब जो ये आप लेसन बनाते हैं उससे संबंधित चार्ट और मॉडल आप जब भी लेसन पढ़ाएंगे जो आपके शिक्षण बिंदु होंगे पाठ के दौरान पाठ योजना में जो भी आपके शिक्षण बिंदु बनाए जाते हैं उससे संबंधित आपको चार्ट व मॉडल तैयार किए जाते हैं। चार्ट व मॉडल टीचिंग एड होते हैं, उनकी सहायता से आपको क्लास में पढ़ाना होता है। मॉडल भी अनिवार्य रूप से तैयार किया जाता है जिसकी मिनी कॉपी अब जो भी आप चार्ट मॉडल बना रहे हो उसकी मिनी कॉपी मिनिएचर मतलब उस चार्ट और मॉडल का जो मिनी प्रतिरूप है उसको आप अपनी डायरी में लगाते हैं। छात्र अध्यापक छात्र अध्यापिका को फाइनल लेसन डायरी में अन्य सहायक सामग्री के साथ सेंटर पर उपस्थित होना है। अब आप जो भी लेसन देने जाते हैं स्टूडेंट वो अपनी लेसन डायरी तथा साथ में जो भी सामग्री होती है हम आगे बताते रहेंगे कि आपको क्या क्या सामग्री अपने साथ रखनी है लेसन के दौरान। वो सारी सामग्री आप अपने साथ लेके जाएंगे। एक कालांश की अवधि 35 से 40 मिनट की हो सकती है। आप जो ये पीरियड पढ़ा रहे हो वो 35 से 40 मिनट का हो सकता है। इसी अवधि में फाइनल लेसन का प्रस्तुतिकरण करना होता है। उसी कालांश के दौरान मतलब जब आप पढ़ा रहे होते हैं क्लास में ये जो 35 से 40 मिनट का पीरियड जो होता है उसी कालांश के दौरान एक्सटर्नल के द्वारा निरीक्षण कर नंबर नोट किए जाते हैं। आप जब लेसन पढ़ा रहे होते हैं तो आपकी क्लास में एक्सटर्नल आते हैं
और वो निरीक्षण कर नंबर नोट कर लेते हैं भाई आप कैसा पढ़ा रहे हो, जो आपको रिजल्ट में मालूम होते हैं। आपका कालांश खत्म होने पर आप कक्षा से बाहर आ सकते हैं। इस प्रकार आपका फाइनल लेसन पूरा हो जाता है। अब हम बात करेंगे फाइनल लेसन से संबंधित महत्वपूर्ण बातों का। कौन सी ऐसी महत्वपूर्ण बातें हैं जिसका छात्र अध्यापक छात्र अध्यापिका को विशेष रूप से ध्यान रखना चाहिए। तो बात कर रहे हैं फाइनल लेसन प्लान में छात्र अध्यापक छात्र अध्यापिका को उपस्थित होना अनिवार्य है। आप जब भी आपका लेसन होता है, जिस तारीख को आपके लेसन होता है उस तारीख को आपको अपने महाविद्यालय का जो सेंटर बताया गया है वहाँ पर उपस्थित होना अनिवार्य है। आपकी उपस्थिति सेंटर पर अनिवार्य है। सेंटर पर समय से पूर्व पहुंचने की कोशिश करें। आपको जो समय दे रखा है उससे आप थोड़ा पहले पहुंचने की कोशिश करें। फाइनल लेसन प्लान के दिन छात्र अध्यापक छात्र अध्यापिका को महाविद्यालय की वेशभूषा में उपस्थित होना अनिवार्य है। आपके जो महाविद्यालय के द्वारा जो आपकी यूनिफॉर्म तय की गई है उस यूनिफॉर्म में ही आपको फाइनल लेसन के सेंटर पर पहुंचना है। आप अन्य कोई भी यूनिफॉर्म पहन के वहाँ नहीं पहुँचे। फाइनल लेसन देने आते समय छात्र अध्यापक छात्र अध्यापिका अपने साथ निम्न वस्तुएं अनिवार्य रूप से लाएं। अब आपको कौन कौन सी वस्तुएं हैं जो अपने साथ रखनी है, बात कर रहे हैं। सबसे पहले जरूरी फाइनल लेसन प्लान की डायरी कवर लगी हुई। आपने जो फाइनल लेसन प्लान की जो डायरी तैयार की है, आगे हम बताएंगे डायरी कैसे तैयार करनी है, तो वो डायरी आपको अपने साथ रखनी है। आप स्वयं अपने साथ चौक लेके जाएंगे, डस्टर लेके जाएंगे, पॉइंटर लेके जाएंगे, रोलर बोर्ड लेके जाएंगे और प्रकरण व शिक्षण बिंदु से संबंधित आपने जो सामग्री तैयार करी है, जो टीचिंग एड तैयार करे, चार्ट और मॉडल, वो भी आपको अपने साथ अनिवार्य रूप से रखने हैं। फाइनल लेसन में 3 शिक्षण बिंदु के द्वारा अपना पाठ पढ़ाया जाता है, जिसमें प्रत्येक के एक एक टीचिंग एड होते हैं। अब जो आप फाइनल लेसन पढ़ा रहे हो उसमें से पूरे पाठ के दौरान आपको 3 शिक्षण बिंदु निकालने हैं। उन 3 शिक्षण बिंदु के प्रत्येक के आपको एक टीचिंग एड तैयार करने हैं। इस तरह से तीनों में से मिलाकर 2 आपके चार्ट बन सकते हैं और 1 मॉडल बन सकता है उस प्रकरण से संबंधित। क्रम संख्या के अनुसार शिक्षण बिंदुओं का वर्णन करना चाहिए। जब आप कक्षा में स्टूडेंट को पढ़ाते हो तो आपको ये ध्यान रखना चाहिए कि शिक्षण बिंदु जो आप पढ़ा रहे हो वो क्रम संख्या के अनुसार पढ़ाना चाहिए। पहला शिक्षण बिंदु, दूसरा और तीसरा। आप उस शिक्षण बिंदु को बीच में से शुरू नहीं करें। पूरे पाठ को 3 शिक्षण बिंदु में बांट कर पढ़ाया जा सकता है। आप जो भी पाठ तैयार करते हो उस पाठ को आप 3 शिक्षण बिंदु में बांट कर पढ़ा सकते हैं। अब हम बात कर रहे हैं फाइनल लेसन प्लान की जो डायरी होती है उससे संबंधित महत्वपूर्ण निर्देश क्या है। फाइनल लेसन की डायरी आपको विशेष रूप से अच्छी तैयार करनी है, क्योंकि जब आप पाठ पढ़ा रहे होते हैं कालांश में, वो 35 से 40 मिनट का होता है। उस पूरे कालांश के दौरान एक्सटर्नल आपके पूरा लेसन प्लान नहीं देख सकते हैं, तो वो आपकी डायरी को देखकर ये अनुमान लगा सकते हैं कि आपकी पाठ योजना जो फाइनल लेसन प्लान है कितने अच्छे तरह से तैयार किया गया है। तो पहली बात, इस बात का विशेष ध्यान रखें कि फाइनल लेसन प्लान की डायरी पर कवर लगाया होना चाहिए। जो भी आपको लेसन प्लान की डायरी बनाने के लिए दी गई है वो डायरी कवर की गई हो। डायरी में लिखा गया लेसन साफ अक्षरों में वो स्पष्ट लिखा गया हो। आपकी डायरी में जो भी आप लेसन लिख रहे हैं उसके शब्द साफ व स्पष्ट होने चाहिए। मुख्य बिंदुओं को लिखने के लिए कलर पेन का उपयोग कर सकते हैं। आप जो भी मुख्य बिंदु लिख रहे हैं फाइनल लेसन की डायरी में, उसमें आप कलर पेन का इस्तेमाल कर सकते हैं। डायरी में अपना लेसन 1 साइड लिखना होता है। इस बात का भी ध्यान रखें कि आप डायरी में जो भी लेसन लिख रहे हैं वो 1 साइड, जो पेपर होते हैं आपके, एक लेफ्ट साइड का पेपर और एक राइट साइड का पेपर, तो आपको जो लिखने का कार्य करना है वो राइट साइड पे करना है और उसके सामने वाला जो पेपर है वो आपको खाली छोड़ना है, क्योंकि उसमें आपको अपने चार्ट तथा मॉडल के जो मिनिएचर है वो लगाने होते हैं।
डायरी में लेफ्ट साइड के पेपर को खाली छोड़ा जाता है जिसमें मिनिएचर लगाने होते हैं। अब ये आपके वन साइड लिखने का काम है, राइट साइड के पेपर पर आप लिखने का कार्य करें और साथ में ही लेफ्ट साइड के पेपर को आप खाली छोड़ेंगे जिसमें आप मिनिएचर लगाएंगे। और मिनिएचर जो भी लगाए जाते हैं वो छात्र अध्यापक छात्र अध्यापिका के कथन के सामने लगाने होते हैं। जहाँ पर आप अपना कथन बोलेंगे उसके सामने जो भी पेपर है उस पेपर पर आप अपना मिनिएचर लगाएंगे। श्यामपढ़ सारांश लिखने के लिए ब्लैक पेपर शीट का इस्तेमाल करें। आप जो भी श्यामपढ़ सारांश लिखते हैं अपनी डायरी में उसके लिए आपको पेपर जो लेके आना है वो ब्लैक शीट जो आती है मार्केट में, उसके ऊपर आप सिल्वर पेन से ये अपना वर्क कर सकते हैं। कक्षा में प्रवेश के बाद छात्र अध्यापक व छात्र अध्यापिका को जो बातें ध्यान देने योग्य है उन बातों के बारे में हम वर्णन करेंगे। सबसे पहले सर्वप्रथम छात्र अध्यापक छात्र अध्यापिका को कक्षा में पहुंचते ही विद्यार्थियों को व्यवस्थित रूप से बैठने को कहे। अगर वो कक्षा में अनुशासन से ना बैठे हो, अगर क्लास अनुशासित नहीं हो तो सबसे पहले प्रश्नार्थी इस बात का ध्यान दें कि क्लास में जो बच्चे बैठे हैं उनको अनुशासन से बिठाएं। कक्षा में जाते ही सबसे पहले श्यामपढ़ से संबंधित कार्य पूर्ण करना चाहिए, जैसे दिनांक, कक्षा, विषय, समय अवधि आदि। कक्षा में जब आप पहुंचते हो तो सबसे पहले इस बात का विशेष ध्यान रखें कि जो ब्लैक बोर्ड एंट्री है उसको कंप्लीट करें। डेट क्या लिखी हुई है, कक्षा किस क्लास में आप पढ़ा रहे हो, कौन सा विषय पढ़ा रहे हो, पहले अगर कोई अन्य विषय लिखा हो तो आप अपना विषय लिखें और समय अवधि जो है वो आप पूर्ण करें। अगर श्यामपढ़ पर पहले से कुछ लिखा हो तो सबसे पहले उसे साफ करें। आप जब क्लास में पहुंचते हो तो अगर ब्लैक बोर्ड पे उससे पहले कुछ भी लिखा हो तो सबसे पहले आप अपने डस्टर से, झाड़न से उस ब्लैक बोर्ड पे जो लिखी हुई सामग्री है उसको साफ करें, हाथ से नहीं करें। अपने साथ लाई गई सहायक सामग्री को एक तरफ व्यवस्थित रूप से रखें। आप अपने साथ जो भी सहायक सामग्री लेके आते हैं, टीचिंग एड लेके आते हैं, उनको एक तरफ व्यवस्थित रूप में रखना है। वो जो चार्ट या मॉडल है उनको एक साइड रखना है। आपके साथ जो रोलर बोर्ड है उसको भी एक तरफ रखना है। जब उनका इस्तेमाल हो तभी आप उनको आगे लेके बच्चों को दिखाएं। चार्ट मॉडल को तब तक ढक कर रखें जब तक उनका पाठ योजना में उपयोग ना हो। आप जो भी चार्ट और मॉडल बना कर लेके जाते हैं उनको ढक कर रखना है ताकि बच्चों का ध्यान उनकी तरफ नहीं जाए। पाठ योजना में जब उन वस्तुओं का उपयोग हो तभी आप वो दिखाएं। जब आप चार्ट और मॉडल को पाठ योजना के दौरान उपयोग में लाते हैं तो उसके बाद पुनः ढककर एक तरफ रखें। अगर आपका चार्ट और मॉडल का प्रदर्शन हो गया है तो आप उसको एक तरफ रखें ताकि बच्चों का ध्यान उसी तरफ नहीं रहे। जिस शिक्षण बिंदु में जिस सामग्री का उपयोग हो उस समय ही उसका प्रदर्शन किया जाए। आप इस बात का विशेष ध्यान रखें कि आप जो टीचिंग पॉइंट पढ़ा रहे हैं, आप जो कथन बोल रहे हैं, उस समय जिस शिक्षण आपके साथ लाई गई टीचिंग सामग्री जो है उसका इस्तेमाल हो तो उसी का प्रदर्शन आपको करना है, बाकी सारी सामग्री का प्रदर्शन नहीं करना है। छात्र अध्यापिका और छात्र अध्यापक को घबराना नहीं चाहिए। आपकी क्लास में जब भी आप पाठ योजना फाइनल लेसन प्लान दे रहे होते हैं उसमें आपके कालांश 35 से 40 मिनट में एक्सटर्नल किसी भी समय आपकी क्लास में आ सकते हैं, तो आपको आपके पाठ के दौरान घबराना नहीं चाहिए। पाठ योजना मौखिक रूप से पूर्ण याद होनी चाहिए। आप जो भी लेसन प्लान तैयार करके जा रहे हो, जो आपने डायरी में लिखा है, वो आपको मौखिक रूप से पूर्ण याद होना चाहिए। कक्षा में अनुशासन बना रहे इसकी जिम्मेवारी भी स्वयं आपकी होगी। क्लास में अगर बच्चे अनुशासित नहीं होंगे, शांतिपूर्वक नहीं बैठे होंगे तो वो आपकी जो पाठ है, आपके प्रश्नों का उत्तर नहीं दे पाएंगे और आप डिस्टर्ब होने के कारण आप अपने पाठ से भटक भी सकते हैं। कक्षा में इस बात का विशेष ध्यान रखें कि विद्यार्थी शांतिपूर्वक बैठकर आपके लेसन प्लान को ध्यान से सुने और प्रश्नों के उत्तर दें।
सबसे पहले पाठ योजना की शुरुआत प्रस्तावना प्रश्न से की जाती है। आप जब लेसन प्लान अपना शुरू करते हैं तो सबसे पहले आपके द्वारा जो प्रश्न पूछे जाएंगे वो प्रस्तावना प्रश्न होंगे। आगे हम आपको उदाहरण से बताएंगे लेसन प्लान पूरा बनाया हुआ प्रस्तावना प्रश्न किस तरह से बनाना है, उनकी संख्या कितनी होगी। प्रस्तावना प्रश्न से जब प्रकरण तक पहुंच जाते हैं तो प्रकरण को श्यामपट्ट पर लिखकर रेखांकित करें। अब सबसे पहले आपने प्रस्तावना प्रश्न पूछे और प्रस्तावना प्रश्न के द्वारा आप अपने टॉपिक पर पहुंच जाते हैं। टॉपिक को श्यामपट्ट पर उद्देश्य कथन बोलते हुए लिखें तथा उसको रेखांकित करें। एक सिंगल लाइन में आपको उसको अंडरलाइन करना है प्रकरण को। उसके बाद पहले शिक्षण बिंदु के विकासात्मक प्रश्न पूछे जाते हैं। इनकी संख्या 3 होती है। अब आपका लेसन प्लान शुरू हुआ है, उसमें आप सबसे पहले फर्स्ट टीचिंग पॉइंट जो पढ़ा रहे हो उसके विकासात्मक प्रश्न आपको पूछने हैं और उनकी संख्या 3 होगी। अंतिम विकासात्मक प्रश्न से जब शिक्षण बिंदु का उत्तर मिल जाता है तो उसे श्यामपट्ट पर क्रम संख्या 1 डालकर लिख दिया जाता है। आपका शिक्षण बिंदु जो 1 है उसको आप ब्लैक बोर्ड पर लिख सकते हैं। उसके बाद छात्र अध्यापक या छात्र अध्यापिका अपना कथन शुरू करते हैं। कथन 10 से 12 लाइन का हो सकता है। अब आपका जो कथन है वो आपको बोलना शुरू करना है। उसकी संख्या आपकी जो लाइनें हैं वो 10 से 12 हो सकती है। कथन बोलने के साथ साथ अपने साथ लाई गई शिक्षण बिंदु से संबंधित सहायक सामग्री, चार्ट या मॉडल का भी प्रदर्शन करें। अब आप जब छात्र अध्यापक या अध्यापिका अपना जब कथन बोलते हैं तो उसके साथ आप जो चार्ट और मॉडल उस शिक्षण बिंदु से संबंधित लेकर आए हैं उसका प्रदर्शन भी उसी समय आपको करना है। और जो भी आप सहायक सामग्री का प्रदर्शन कर रहे हैं वो संकेतक के द्वारा करें। संकेतक जो होता है एक स्टिक सी होती है, वो आपके लकड़ी की भी हो सकती है या प्लास्टिक की भी हो सकती है। उस स्टिक का आगे वाला नोक जो होता है वो नुकीला नोक होता है, उससे आपको पॉइंट रखना है कि इस जगह पर आपको समझाना है। आप अंगुली से इशारा नहीं करें। कथन के दौरान ये ध्यान रखा जाए कि कक्षा में विद्यार्थी ध्यानपूर्वक कथन सुने ताकि प्रश्नों के उत्तर आसानी से दे सके। आपको क्लास के दौरान इस बात का भी ध्यान रखना है कि विद्यार्थी जो भी आप कथन बोल रहे हो उसको ध्यानपूर्वक सुने ताकि प्रश्नों के उत्तर वो आसानी से दे सकेंगे। इसलिए आप क्लास को अनुशासित रखें। जब कथन पूर्ण रूप से बोला जाता है तो कथन में से जो महत्वपूर्ण बिंदु हो उसे श्यामपट्ट पर लिखा जाता है। अब ब्लैक बोर्ड जो समरी होती है, ब्लैक बोर्ड सारांश होता है, उसमें आपने जो कथन बोला है उसमें से महत्वपूर्ण बिंदु, अब महत्वपूर्ण बिंदु में से आपकी कोई भी परिभाषा हो सकती है, कोई सन जन्मतिथि किसी की हो सकती है या फिर और कोई विशेष घटना है, उसको आपको ब्लैक बोर्ड पे 1 या 2 लाइन में लिखना है। विद्यार्थियों से श्यामपट्ट पर लिखे महत्वपूर्ण बिंदु अपनी नोटबुक में नोट करने के निर्देश दिए जाते हैं और जब विद्यार्थी नोट कर ले तो श्यामपट्ट को साफ कर देना चाहिए। तो आपने जो भी श्यामपट्ट सारांश ब्लैक बोर्ड पे लिखा है उसको आपको विद्यार्थियों को नोट करने के निर्देश देने हैं। साथ ही इस बात का ध्यान रखें कि विद्यार्थी लिख रहे हैं या नहीं लिख रहे हैं। ब्लैक बोर्ड पर जब आप लिखते हो तो आपको 45 डिग्री का एंगल बनाकर लिखना है ब्लैक बोर्ड, प्लस आपको क्लास में भी ध्यान रखना है विद्यार्थी नोट कर रहे या नहीं कर रहे। और ब्लैक बोर्ड साफ करने से पहले विद्यार्थियों की सहमति ली जाती है कि उन्होंने आपके जो द्वारा लिखे गए श्यामपट्ट सार है उसको नोट किया या नहीं किया। श्यामपट्ट पर लिखा साफ करने के लिए कभी भी हाथ का इस्तेमाल नहीं करें, डस्टर से साफ करें। आपने श्यामपट्ट पर कुछ भी लिखा है उसको साफ करने के लिए सिर्फ डस्टर का इस्तेमाल करें, हाथ से साफ नहीं करें। अब जो प्रक्रिया आपने शिक्षण बिंदु 1 में काम में ली है उसी प्रक्रिया को आपको शिक्षण बिंदु 2 व शिक्षण बिंदु 3 में दोहरान करना है। इसी तरह से आपके तीनों शिक्षण बिंदु पूर्ण हो जाते हैं। तीनों शिक्षण बिंदु को जब समझा दिया जाए तो श्यामपट्ट को साफ कर दिया जाता है, प्रकरण को नहीं। आपने जब तीनों शिक्षण बिंदु पढ़ा दिए क्लास में तो आप पूरे ब्लैक बोर्ड को डस्टर की सहायता से साफ करेंगे। सिर्फ आपके ब्लैक बोर्ड पर आपका जो प्रकरण
आपका जो टॉपिक है वो लिखा रहेगा। उसके बाद विद्यार्थियों से पुनरावृत्ति प्रश्न पूछे जाए जिनकी संख्या 6 से 8 हो सकती है। अब आपका जब तीनों शिक्षण बिंदु कंप्लीट हो जाते हैं उसके बाद आप स्टूडेंट से पुनरावृत्ति प्रश्न पूछते हैं, वो आपके 6 से 8 हो सकते हैं। इन पुनरावृत्ति प्रश्नों के उत्तर आपका जो कथन होता है उसी में से होना चाहिए। पुनरावृत्ति प्रश्न पूछने के बाद लपेट फलक पर पहले से लिखे गए मूल्यांकन प्रश्न पूछे जाते हैं। अब पुनरावृत्ति प्रश्न पूछने के बाद आप अपने साथ में जो लपेट फलक जो रोलर बोर्ड लेके आते हैं उस पर मूल्यांकन प्रश्न आप लिख कर लेके आते हैं पहले से। उन मूल्यांकन प्रश्नों को आपको रोलर बोर्ड टांग के बच्चों से पूछते हैं और साथ में संकेतक की सहायता से एक एक प्रश्न के उत्तर छात्रों को आगे बुलाकर उसमें अंकित करवाए जाते हैं। मूल्यांकन प्रश्नों के उत्तर पहले से नहीं लिखे होते हैं। उसके बाद गृह कार्य का प्रश्न दिया जाता है। इस तरह से आपका लेसन प्लान पूरा हो जाता है। हम फाइनल लेसन प्लान का एक उदाहरण देख लेते हैं, किस तरह से फाइनल लेसन बनाया जाता है। फाइनल लेसन में कौन से उद्देश्य पहले लिखे जाते हैं, कौन से उद्देश्य बाद में लिखे जाते हैं, उद्देश्य किस तरह से बनाए जाते हैं, प्रस्तावना प्रश्न और अन्य जो भी फाइनल लेसन से संबंधित जानकारी है वो आपको उदाहरण के माध्यम से पता चल जाएगी। ये आपके टीचिंग सब्जेक्ट सिविक्स का एक उदाहरण दिया गया है। जिन स्टूडेंट के सिविक्स टीचिंग सब्जेक्ट है वो इससे समझ सकते हैं और अन्य जो भी आर्ट्स के स्टूडेंट है उनका भी जो फाइनल लेसन का पैटर्न है वो इसी तरह का रहेगा। और जो भी टीचिंग सब्जेक्ट के स्टूडेंट है जिनको तुरंत अपने फाइनल लेसन से संबंधित वीडियोस चाहिए वो हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर भेज सकते हैं। हमने जो पाठ योजना फाइनल लेसन के लिए तैयार की है वो कक्षा 6 से ली है। कक्षा 6 विषय है हमारा सिविक्स, नागरिक शास्त्र विषय। कालांश हमने डाला है सेकंड पीरियड। जो कालांश आपके स्कूल में चल रहा हो वो आप कालांश लिखेंगे। ये आपको ब्लैक बोर्ड एंट्री करनी है। प्रकरण लिखना है आपको। प्रकरण इसमें हमने फाइनल लेसन में जो प्रकरण लिया है ग्राम पंचायत लिया है। ग्राम पंचायत जो प्रकरण है वो प्रस्तावना प्रश्न के बाद लिखा जाता है। उससे पहले प्रकरण हेडिंग डाली जाती है लेकिन टॉपिक नहीं लिखा जाता है। इसकी जो फाइनल ये लेसन टॉपिक लिखने के बाद में इसको एक सिंगल लाइन में अंडरलाइन करते हैं, रेखांकित करते हैं। और सबसे पहले जब लेसन शुरू किया जाता है तो हम डायरी में अपने सामान्य उद्देश्य उतारते हैं। सामान्य उद्देश्य जो भी होते हैं वो विषय से संबंधित होते हैं। जो आपके टीचिंग विषय है, टीचिंग सब्जेक्ट है, उससे संबंधित सामान्य उद्देश्य बनाए जाते हैं। जैसे हम देखते हैं सिविक्स में जो सामान्य उद्देश्य बनते हैं, विद्यार्थियों में मानसिक शक्तियों का विकास करना। विद्यार्थी सिविक्स के द्वारा अपनी मानसिक शक्तियों का विकास कर सकते हैं। सिविक्स विषय पढ़ने से विद्यार्थियों को देश की राजनीतिक सामाजिक विविधताओं एवं एकताओं से अवगत कराना। जब विद्यार्थी सिविक्स विषय पढ़ते हैं तो वो राजनीतिक सामाजिक विविधताओं और एकताओं का ज्ञान कर पाते हैं। विद्यार्थियों में राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय भावना का विकास करना। विद्यार्थियों में राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय की भावना का विकास सिविक्स विषय के द्वारा किया जाता है। विद्यार्थियों में आत्मविश्वास एवं आत्मनिर्भरता का विकास करना, यह भी सिविक्स विषय के द्वारा विद्यार्थी सीखते हैं। विद्यार्थियों में योग्य नागरिकता के गुणों का विकास करना। विद्यार्थी जब सिविक्स विषय पढ़ते हैं, नागरिक शास्त्र विषय पढ़ते हैं तो उनमें योग्य नागरिकता के गुणों का विकास होता है। ये हो गए हमारे सामान्य उद्देश्य। सामान्य उद्देश्य सबसे पहले जब आप पाठ योजना तैयार करते हैं तो विषय से संबंध लिखे जाते हैं। जैसे सिविक्स के स्टूडेंट के लिए सामान्य उद्देश्य ये बने हुए हैं, उसी तरह से जो अन्य टीचिंग सब्जेक्ट के स्टूडेंट हैं वो अपने विषय के अनुसार सामान्य उद्देश्य लिखते हैं। सामान्य उद्देश्य 5, 6, 7 लिखे जा सकते हैं। उसके बाद हम बात कर रहे हैं विशिष्ट उद्देश्य की। विशिष्ट उद्देश्य जो होते हैं वो आपके टॉपिक से संबंधित बनते हैं। जिस तरह से हमने सामान्य उद्देश्य जो बना है विषय से संबंधित बना है, अब हम विशिष्ट उद्देश्य बनाएंगे, वो सभी टॉपिक से संबंधित बनाएंगे। विशिष्ट उद्देश्य में मुख्य रूप से 4 तरह के उद्देश्य हम लिखेंगे। शिक्षण उद्देश्य जो है ज्ञानात्मक, अवबोधात्मक, ज्ञानोप्रयोगात्मक और कौशलात्मक, जिसमें से हम सबसे पहले ज्ञानात्मक उद्देश्य में जो उद्देश्य बनाएंगे उसमें
आज का टॉपिक हमारे सिविक्स का जो टॉपिक है वो ग्राम पंचायत टॉपिक है। ग्राम पंचायत में भी अगर आपको कन्फ्यूज़न रहता है कि किस तरह से हम ये उद्देश्य बनाएं, हमारे अपेक्षित व्यवहारगत परिवर्तन के जो उद्देश्य है उनकी संख्या कम से कम 2 होनी चाहिए, 3, 4, 5 भी आप उद्देश्य बना सकते हैं। ये सारे उद्देश्य आप अपने टॉपिक से संबंधित बनाएंगे। टॉपिक में भी आपको ये उद्देश्य अपने शिक्षण बिंदु से संबंधित बनाना है ताकि आपको कन्फ्यूज़न नहीं हो। जैसे इस ग्राम पंचायत टॉपिक में आज हमारा जो शिक्षण बिंदु हमने लिए हैं 3 शिक्षण बिंदु, पाठ योजना को 3 भागों में बांटा है। तो पहली जो पाठ शिक्षण बिंदु आपका रहेगा वो रहेगा ग्राम पंचायत का गठन और दूसरा है ग्राम पंचायत के कार्य। तो पहला हमने जो उद्देश्य बनाया है उसमें बनाया है ग्राम पंचायत के गठन के बारे में प्रत्यय स्मरण कर सकेंगे। अब इसमें जो भी आप उद्देश्य बनाएंगे ज्ञानात्मक में, उसमें आप प्रत्यय स्मरण और प्रत्याभिज्ञान शब्दों का प्रयोग करेंगे। देख रहे हैं हम, जैसे हमारा शिक्षण बिंदु है ग्राम पंचायत का गठन, तो हम लिख रहे हैं पहला आपके जो ज्ञानात्मक का पहला उद्देश्य है विद्यार्थी ग्राम पंचायत के गठन के बारे में प्रत्यय स्मरण कर सकेंगे। अब हमने यहाँ पे विद्यार्थी शब्द इसलिए प्रयोग लिया है क्योंकि जिस क्लास में हम पढ़ाने जा रहे हैं वहाँ पे छात्र भी हो सकते हैं और छात्राएं भी हो सकती है, इसलिए हम सामूहिक रूप से विद्यार्थी शब्द का प्रयोग करेंगे ताकि दोनों छात्र और छात्राओं के लिए ये शब्द इस्तेमाल हो सके। फिर हम दूसरा जो उद्देश्य बनाने जा रहे हैं ज्ञानात्मक में वो आपका है विद्यार्थी ग्राम पंचायत के कार्यों के बारे में प्रत्याभिज्ञान करेंगे। तो विद्यार्थी ये जो पाठ हम पढ़ाते हैं उसके बाद उनमें ये उद्देश्य जो है वो डेवलप होते हैं। तो इसमें हम जो पूर्व में बनाते हैं इसलिए इसकी भाषा रहती है कर सकेंगे। तो ग्राम पंचायत के कार्य जो भी है उनके बारे में प्रत्याभिज्ञान भी इसी पाठ योजना के दौरान विद्यार्थियों में हो सकता है। इसके अलावा हम इसमें विश्लेषण, जैसे कोई भी आपकी सिद्धांत है गतिविधियां हैं उसमें विश्लेषण भी कर सकते हैं। किसी भी चीज़ की कोई भी गतिविधियां और सिद्धांतों का हम उसमें पुनः पहचान कर सकते हैं, पुनः स्मरण कर सकते हैं, पुनः प्रस्तुतिकरण कर सकते हैं। इस तरह से ज्ञानात्मक में प्रत्यय स्मरण, प्रत्याभिज्ञान, पुनः स्मरण, पुनः पहचान, पुनः प्रस्तुतिकरण, पुनः विश्लेषण, इन शब्दों का प्रयोग करके हम अन्य उद्देश्य 2 या 3, 4 उद्देश्य भी बना सकते हैं। अब अपना नेक्स्ट जो उद्देश्य बन रहा है वो है आपके अवबोधात्मक उद्देश्य। इसमें भी हम जो शिक्षण बिंदु है उसके अनुसार अपने उद्देश्य बनाएंगे। इसमें मुख्य रूप से जो आते हैं इसमें, तो उसमें आता है आप जो कार्य बता रहे हो ग्राम पंचायत के गठन बता रहे हैं तो उनकी एक तो व्याख्या कर सकते हैं, व्याख्या करना, और इसमें किसी भी चीज़ का वर्गीकरण करना, किसी भी चीज़ को उदाहरण देकर समझाना या किसी भी चीज़ का एक चीज़ का अन्य चीज़ से तुलना करना, इस तरह के उद्देश्य हम इसमें बना सकते हैं। हमने इसमें ग्राम पंचायत के टॉपिक में उद्देश्य बनाए हैं। विद्यार्थी ग्राम पंचायत के कार्यों के बारे में व्याख्या कर सकेंगे। दूसरा हमारा है जो उद्देश्य है विद्यार्थी ग्राम पंचायत व जिला परिषद के गठन व कार्यों की तुलना कर सकेंगे। तो हमारे इस उद्देश्य के अंतर्गत तुलना शब्द, व्याख्या, उदाहरण, वर्गीकरण, संबंध स्थापित करना, संबंधित गहनताओं में परस्पर विषमताओं को समझ सकेंगे। इस तरह की भाषा को हम काम में ले सकते हैं। नेक्स्ट हमारा जो उद्देश्य है वो है ज्ञानो प्रयोगात्मक उद्देश्य। इसमें भी हमने जो उद्देश्य बनाए हैं वो हमारे जो शिक्षण बिंदु है उससे संबंधित बनाए हैं। शिक्षण बिंदु ग्राम पंचायत के गठन वो कार्यों का विश्लेषण कर सकेंगे। ये जो भी आपके ज्ञानोपयोग में जो भी आप उद्देश्य बनाते हैं उसमें आपकी भाषा रहती है विश्लेषण कर सकेंगे या किसी भी चीज़ का परीक्षण कर सकेंगे, सामान्यीकरण कर सकेंगे, संबंधित निष्कर्ष निकाल सकेंगे, या फिर आप किसी भी गतिविधि से संबंधित ज्ञान को किसी दूसरी परिस्थिति में प्रयुक्त कर सकते हैं, भविष्यवाणी कर सकते हैं। इस तरह के सारे उद्देश्य आप ज्ञानोपयोग प्रयोगात्मक जो उद्देश्य है उसमें लिख सकते हैं। हमारा दूसरा उद्देश्य है
विद्यार्थी ग्राम पंचायत के कार्यों व गतिविधियों से संबंधित जानकारी द्वारा समाज को लाभान्वित कर सकेंगे। अब इसके द्वारा विद्यार्थियों को ये नॉलेज हो जाता है कि ग्राम पंचायत के क्या क्या कार्य है, क्या क्या गतिविधियां हैं, तो वो उनकी जानकारी प्राप्त कर अपने समाज को लाभान्वित कर सकता है। इसके अलावा भी आप इसमें अन्य उद्देश्य भी बना सकते हैं, जैसे पहले बात हुई है भविष्यवाणी करना, इसमें सामान्यीकरण करना, निष्कर्ष निकालना, परीक्षण करना, ये सारे शब्द आपको इस उद्देश्य में काम में लेने हैं। फिर अपना अगला उद्देश्य जो है वो है कौशलात्मक उद्देश्य। ये उद्देश्य आपके चार्ट व मॉडल से संबंधित बनता है। आप जो टीचिंग एड काम में लेते हो, जो चार्ट है, चित्र है, रेखा चित्र है, मानचित्र है, या कोई भी किसी भी तरह की तालिकाएं हैं, उन सब से संबंधित ये उद्देश्य बनाए जाते हैं। तो आज हमारा टॉपिक जो है ग्राम पंचायत है, तो उसमें हमने गठन से संबंधित जो मॉडल तैयार किया है, वो मॉडल तैयार करने का कौशल विकसित स्टूडेंट अपने आप में कर सकते हैं, विद्यार्थी कर सकते हैं। उसी तरह से ग्राम पंचायत के कार्यों को चार्ट के द्वारा प्रदर्शित किया गया है, तो चार्ट के द्वारा प्रदर्शित करने का कौशल विकसित इस उद्देश्य के द्वारा किया जा सकता है। इसके अलावा सांकेतिक रूप में प्रदर्शित करने का भी उद्देश्य कौशल विकसित किया जा सकता है। इसमें आप निरूपण कर सकते हैं, किसी भी तरह का संकलन व संग्रह कर सकते हैं। इस तरह का कौशल विकसित विद्यार्थियों में इसके द्वारा किया जा सकता है। अब जब हमारे विशिष्ट उद्देश्य लिखे जाते हैं, उसके बाद हम लिखते हैं आगे हमारा शिक्षण सहायक सामग्री। शिक्षण सहायक सामग्री आपके दो तरह की शिक्षण सहायक सामग्री रहेगी। एक तो सामान्य सामग्री। सामान्य सामग्री सभी स्टूडेंट, जो भी छात्र अध्यापिका है, वो अपने साथ अनिवार्य रूप से रखेंगे। जब आप सेंटर पे जाते हैं तो ये सारी चीज़ें आपके पास होनी चाहिए। सबसे पहले बात कर रहे हैं हम श्वेत वर्तिका, जो चौक आप काम में लेते हैं श्यामपट्ट पर लिखने के लिए, वो चौक आप अपने साथ रखेंगे। जाड़न, जो डस्टर होता है, श्यामपट्ट पर लिखी हुई किसी भी वस्तु को साफ करने के लिए डस्टर का इस्तेमाल किया जाता है साथ में। फिर हम बात कर रहे हैं संकेतक की। संकेतक होता है अपना पॉइंटर। तो कोई भी चीज़ को प्रदर्शित करते हैं, दर्शाते हैं, या किसी चीज़ को चार्ट, मॉडल या रोलर बोर्ड को समझाते हैं, उस समय आपको संकेतक का प्रयोग करना है। अंगुली या हाथ से इशारा नहीं करना है। तो ये संकेतक भी आप अपने साथ रखेंगे। फिर हम बात कर रहे हैं लपेट फलक। जो रोलर बोर्ड होता है, ब्लैक कलर का जो बोर्ड होता है, वो आपको लपेट फलक भी अपने साथ रखना है, जिस पर आप मूल्यांकन प्रश्न लिख के लेके जाएंगे। मूल्यांकन प्रश्न आपको पहले से अपने रोलर बोर्ड पर लिख के साथ रखने हैं। फिर हम बात कर रहे हैं विशिष्ट सामग्री। जो छात्र अध्यापिका होते हैं, उनको दो तरह की टीचिंग सामग्री, टीचिंग एड काम में लेने होते हैं अपने लेसन के दौरान, अपने पाठ योजना के दौरान। एक तो हमने बात कर ली है सामान्य सामग्री, दूसरी हमारी होती है विशिष्ट सामग्री। विशिष्ट सामग्री जो भी होती है वो चार्ट, मॉडल या अन्य कोई भी रियल थिंग हो सकती है। जो जिस चीज़ का आप प्रदर्शन कर रहे हैं, जैसे साइंस वाले स्टूडेंट कोई चीज़ प्रयोग कर रहे हैं, तो वो भी आपकी विशिष्ट सामग्री में आएगी। जब हम ग्राम पंचायत वाला पाठ पढ़ा रहे हैं, पाठ योजना तैयार करिए, उसमें हमारे जो 3 शिक्षण बिंदु है, 3 शिक्षण बिंदु में आपके 3 टीचिंग एड काम में लिए गए हैं। पहला हमने ग्राम पंचायत के गठन को दर्शाता हुआ मॉडल बनाया। तो इस तरह से आपको विशिष्ट सामग्री जो भी आप काम में ले रहे हैं, उसको अपनी डायरी में सही तरह से मेंशन करना है कि आप कौन सी विशिष्ट सामग्री कौन से शिक्षण बिंदु में ले रहे हैं। आप चार्ट ले रहे हैं या मॉडल ले रहे हैं। तो हम बात कर रहे हैं ग्राम पंचायत गठन को दर्शाता हुआ मॉडल हमने काम में लिया है। शिक्षण बिंदु 1 में तो हमने ये लिखा है, सबसे पहला पॉइंट शिक्षण बिंदु 1 मॉडल। इसी तरह से हमारा जो दूसरा शिक्षण बिंदु है वो है हमारे ग्राम पंचायत के कार्यों को दर्शाता हुआ चार्ट। तो इसी तरह से हम शिक्षण बिंदु 2 में वो चार्ट काम में ले रहे हैं। तो हमने विशिष्ट सामग्री में उसको मेंशन किया है कि ये चीज़ यहाँ पर आपको प्रदर्शित करनी है और साथ में वो चीज़ आपको विशिष्ट सामग्री के अंतर्गत लिखनी है।
फिर हम बात कर रहे हैं ग्राम सचिवालय के प्रतिरूप को दर्शाता हुआ चार्ट। हमारा जो तीसरा शिक्षण बिंदु है वो है ग्राम सचिवालय। उसमें हमने चार्ट बनाया है। तो चार्ट को दर्शाते हुए जो आपने यहाँ पे विशिष्ट सामग्री के अंदर लिखना है कि आप चार्ट का प्रतिरूप, ग्राम सचिवालय के चार्ट का प्रतिरूप दर्शा रहे हैं और वो किस में दर्शा रहे हैं, शिक्षण बिंदु 3 में। तो इस तरह से आपको अपनी डायरी में विशिष्ट सामग्री की पूरी जानकारी लिखनी होती है। फिर हम बात कर रहे हैं, उसके बाद जो हमारी हेडिंग रहती है नेक्स्ट, हम लिखेंगे पूर्व ज्ञान, क्योंकि जो भी विद्यार्थी क्लास में पढ़ रहे हैं वो ग्राम पंचायत के बारे में थोड़ी बहुत जानकारी रखते हैं, इसलिए उनके पूर्व ज्ञान उनको कितना है, हम लिखेंगे विद्यार्थी ग्राम पंचायत के बारे में सामान्य जानकारी रखते हैं। फिर हम बात कर रहे हैं शिक्षण विधि, जो मेथड हम काम में ले रहे हैं पढ़ाने के लिए, कौन कौन से मेथड काम में ले रहे हैं। तो ये आप जो मेथड काम में ले रहे हो वो हमारा लेक्चर मेथड है। व्याख्यान विधि के द्वारा हम क्लास में पढ़ा रहे हैं। ये जो सिविक्स के स्टूडेंट है और अगर साइंस वाले स्टूडेंट है या अन्य कोई भी टॉपिक है जिसमें आप प्रदर्शन विधि काम में ले रहे हो, प्रयोगात्मक विधि काम में ले रहे हो, कहानी विधि काम में ले रहे हो, नाटक विधि काम में ले रहे हो या अन्य कोई भी विधि काम में ले रहे हो, तो उस तरह से हमें अपने पाठ में वो विधि लिखनी होती है कि हम कौन सी विधि के द्वारा अपने विद्यार्थियों को क्लास में पढ़ाएंगे। तो इस पाठ के दौरान हम व्याख्यान विधि काम में ले रहे हैं, तो हमने लिखा है व्याख्यान विधि। साथ में प्रश्न उत्तर करते हैं, क्लास में बच्चों से प्रश्न पूछते हैं, बच्चे साथ में उनका उत्तर देते हैं, तो वो हमारी प्रश्नोत्तर प्रविधि कहलाएगी। फिर हम बात कर रहे हैं हमारे जो शिक्षण बिंदु है, इस पार्ट को, पूरे पार्ट को हमने 3 भागों में बांटा है। तो हमारे शिक्षण बिंदु रहेंगे, 3 शिक्षण बिंदु है। पहला शिक्षण बिंदु है हमारा ग्राम पंचायत का गठन, दूसरा है ग्राम पंचायत के कार्य, तीसरा है ग्राम सचिवालय। तो ये जो 3 शिक्षण बिंदु है इसके द्वारा हम हमारा पूरा पाठ पढ़ाएंगे। ये जो भी अभी तक आपने जो लिखी है, सबसे पहले हम लिख रहे हैं यहाँ पे सामान्य उद्देश्य, फिर हमने बात करी है विशिष्ट उद्देश्य, फिर हमने बात करी है शिक्षण सहायक सामग्री कौन कौन सी है, पूर्व ज्ञान लिखना है, उसके बाद शिक्षण विधि लिखनी है, फिर आपको शिक्षण बिंदु लिखने हैं। इतना लिखने के बाद में आपके प्रस्तावना प्रश्न शुरू होते हैं। उसके बाद आपको अपनी डायरी में प्रस्तावना प्रश्न लिखने हैं। प्रस्तावना प्रश्न किस तरह के होंगे, कैसे प्रस्तावना प्रश्न बनाए जाते हैं, तो सबसे पहले हम बात कर रहे हैं प्रस्तावना प्रश्न जो बनते हैं वो सरल से कठिन की तरफ होते हैं। आप अपने पाठ की तरफ बढ़ते हैं। प्रस्तावना जो लास्ट आपका प्रश्न होता है, प्रस्तावना प्रश्न, उसके द्वारा आप अपने टॉपिक पे पहुंचते हैं और एक प्रश्न का जब आपको उत्तर प्राप्त होता है उसी उत्तर से आपको नेक्स्ट प्रश्न बनाना होता है। ये आपके, जैसे ये पहला प्रश्न हमारा यहाँ पे है, किसान का मुख्य व्यवसाय क्या होता है। किसान जो काम करते हैं ना खेतों में, उनका मुख्य व्यवसाय क्या होता है, मुख्य रूप से वो कौन सा व्यवसाय करते हैं। तो विद्यार्थी से जब हम ये प्रश्न पूछेंगे, सबसे पहले क्लास में जाते ही आपको प्रस्ताव श्यामपोर्ट जो एंट्री हमने पीछे आपको बताया था, पहले बताया है कि आप श्यामपोर्ट पे अपना जो भी ब्लैक बोर्ड एंट्री कंप्लीट करने के बाद में शुरुआत करेंगे प्रस्तावना प्रश्न से। तो सबसे पहले आपका पहला प्रस्तावना प्रश्न रहेगा स्टूडेंट से, किसान का मुख्य व्यवसाय क्या है। तो किसान का मुख्य व्यवसाय जो स्टूडेंट है क्लास में वो आपको उत्तर देंगे कृषि। तो नेक्स्ट आपका जो प्रश्न होगा वो उसी शब्द से होगा, जो विद्यार्थियों का उत्तर होगा उससे आपको अपना प्रश्न बनाना है। अब नेक्स्ट प्रश्न जो बन रहा है, जैसे कृषि प्रधान देश कौन सा कहलाता है। हमारा जो भारत देश है वो कृषि प्रधान देश कहलाता है। तो ये बच्चे आपको आसानी से उत्तर दे पाएंगे। जब विद्यार्थियों का उत्तर आपको प्राप्त हो जाता है भारत, उसके बाद आपका नेक्स्ट जो प्रश्न रहेगा वो भारत से ही शुरू होगा। जैसे भारत में प्रत्यक्ष चुनाव किसके होते हैं, उसमें विद्यार्थी आपको बता पाएंगे कि प्रत्यक्ष रूप से जो चुनाव होते हैं वो प्रधानमंत्री के होते हैं, सरपंच के होते हैं। अब इसमें आपको जो जो उत्तर प्राप्त हुए उन उत्तर में से कोई भी शब्द लेकर आपको अपना अगला प्रश्न बनाना है। जैसे यहाँ पे सरपंच प्राप्त हुआ आपको उत्तर, उस आंसर से हम नेक्स्ट प्रश्न बना रहे हैं
सरपंच किसका मुखिया होता है? तो सरपंच होता है ग्राम पंचायत का मुखिया। इस तरह से प्रस्तावना प्रश्न करते हुए आपको ग्राम पंचायत तक पहुंचना है, क्योंकि आपका टॉपिक अभी आज का टॉपिक जो है हमारा वो ग्राम पंचायत है। उसी तरह से आप जिस टॉपिक पर आप पढ़ाना चाहते हो सबसे पहले उसके प्रस्तावना प्रश्न बनाइए। प्रस्तावना प्रश्न जब आपके बन जाए, इनकी संख्या 5 हो सकती है। प्रस्तावना प्रश्न आपका जब आ जाता है ग्राम पंचायत, उसी में आपको नेक्स्ट प्रश्न, लास्ट प्रस्तावना प्रश्न पूछना है ग्राम पंचायत के बारे में आप क्या जानते हैं। उस समय स्टूडेंट कुछ भी उत्तर दे सकते हैं, उनको थोड़ी बहुत जो जानकारी होती है तो वो उनका आंसर दे सकते हैं, या वो निरुत्तर भी रहते हैं, कुछ भी नहीं बोल पाते हैं। उस समय आपको अपने प्रश्न को वहीं विराम देते हुए नेक्स्ट आपको अपना जो टॉपिक है ग्राम पंचायत, वो ग्राम पंचायत टॉपिक ब्लैक बोर्ड पे लिखते हुए, प्रकरण लिखते हुए आप अपना उद्देश्य कथन बोलेंगे। आज हम ग्राम पंचायत के बारे में अध्ययन करेंगे। इस तरह से आपने अपना प्रकरण ब्लैक बोर्ड पे लिख दिया। आपके हाथ में जो चौक है आप उसको रख दोगे अपनी जगह। फिर पुनः आप उसके बाद में प्रस्तावना प्रश्न जब आप कर लेते हैं, उसके बाद आपको प्रकरण प्राप्त होता है। प्रकरण आप ब्लैक बोर्ड पे लिख देते हैं। साथ में प्रकरण को एक सिंगल लाइन में अंडरलाइन करना है, रेखांकित करना है। उसके बाद हम जो अपना पहला शिक्षण बिंदु पढ़ाने जाते हैं, उसमें भी पहला शिक्षण बिंदु आपको उसी तरह से छात्रों से उसका उत्तर निकालना है कि पहला शिक्षण बिंदु क्या होता है। तो पहला प्रश्न हमारा यहाँ पे बना है, खेतों में फसल कौन उगाता है? तो बच्चे उत्तर देते हैं खेतों में प्रश्न किसान उगाते हैं। उसी प्रश्न से, उसी उत्तर से आपको नेक्स्ट प्रश्न करना है, अधिकतर किसान कहाँ रहते हैं? तो उनका उत्तर आता है वो गांव या ग्राम में रहते हैं। नेक्स्ट आपका तीसरा प्रश्न जो बन रहा है वो उसी आंसर से बन रहा है। तीसरा क्वेश्चन कि जो ग्राम पंचायत के गठन के बारे में आप क्या जानते हैं? तो वहाँ के विद्यार्थी जो 6th क्लास के स्टूडेंट है उनको इतना नहीं पता होता है, वो उसका उत्तर संभावित उत्तर देते हैं या निरुत्तर भी रह सकते हैं, थोड़ा बहुत उत्तर देते हैं। उसके बाद आप उस स्टूडेंट को बिठा देते हैं और साथ में अपना जो पहला शिक्षण बिंदु है ग्राम पंचायत का गठन, उसको आप ब्लैक बोर्ड पे लिखते हैं नंबर 1 डाल के, ग्राम पंचायत का गठन, और साथ में ही अपना कथन शुरू करते हैं। कथन आपके 10, 15, 20 लाइन का हो सकता है। कथन हम इस तरह से बनाते हैं कि उस कथन में आपको पुनरावृत्ति प्रश्न के उत्तर मिल सके, मूल्यांकन प्रश्न के उत्तर मिल सके, और आपकी जो गृह कार्य का प्रश्न है उसके भी उत्तर मिल सके। अब ये आपका कथन जो शुरू होता है उसमें उसी समय आपका जो मॉडल बनाया गया है इसमें, या आपकी जो टीचिंग एड चार्ट है या अन्य कोई भी सामग्री है उसको प्रदर्शित करते हुए आप अपना कथन बोलना शुरू करते हैं। जैसे इसमें कथन है छात्र अध्यापक या छात्र अध्यापिका का जो कथन है, उस समय विद्यार्थी क्रियाएं जो रहेगी विद्यार्थी ध्यानपूर्वक सुनेंगे। ब्लैक बोर्ड पे श्याम पर सारा भी आपको नहीं लिखना है, आपको अपना कथन बोलना है। जैसे इसमें कथन आप पढ़ पा रहे हैं, राजस्थान पंचायती राज अधिनियम 1994 के अनुसार राज्य में 3000 तक की जनसंख्या में एक सरपंच व 9 वार्ड पंच होते हैं। इस तरह आप समझाते जाएंगे और अपना जो मॉडल साथ लाए हैं वो भी बच्चों को पॉइंटर की सहायता से बताते जाएंगे कि कौन सा सरपंच होता है, अन्य वार्ड पंच कौन से होते हैं, कौन कहाँ बैठा होता है। इस तरह आप अपना पूरा जो कथन है वो बोलेंगे, और साथ में जब कथन पूर्ण हो जाता है, कथन पूर्ण होने पर कथन में से जो महत्वपूर्ण बिंदु है, जैसे 1 या 2 बिंदु हो सकते हैं, इसमें है आपके ग्राम पंचायत का मुखिया सरपंच होता है, ये आप ब्लैक बोर्ड पे लिखेंगे। और नीचे आपने लिखा है सरपंच का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है, तो ये आप ब्लैक बोर्ड पे लिखने के बाद में क्लास में जो विद्यार्थी है उन विद्यार्थियों से आप अपनी नोटबुक में नोट करने के लिए कहेंगे, और साथ में बोलते हुए 45 डिग्री का एंगल बनाते हुए क्लास में भी ध्यान रखना है और ब्लैक बोर्ड पे भी ध्यान रखना है। और आपको ये 2 महत्वपूर्ण जो बिंदु है वो आपको श्यामपट्ट पर लिखने हैं। ग्राम पंचायत के गठन का जो मॉडल है वो इस तरह से बनाया गया है। ग्राम पंचायत के मॉडल को दर्शाते हुए छात्र अध्यापिका कथन पूर्ण किया जाएगा। उसके बाद महत्वपूर्ण बिंदु जो है वो ब्लैक बोर्ड पे लिखे जाएंगे, और ये जो मिनिएचर बना हुआ है इसका आपको मॉडल बनाना है, और इस मिनिएचर को आपको अपनी डायरी में, जो आपका एक साइड का पेपर डायरी में आपको खाली रखना है, उसमें आपको इस तरह से मिनिएचर बनाना है, मिनिएचर बना के लगाना है।
जब पहले शिक्षण बिंदु का कार्य पूर्ण हो जाता है, आपने अपना मॉडल बता दिया है, तो उस मॉडल को वापस एक तरफ ढक कर रख देते हैं। फिर अपना नेक्स्ट सेकंड जो शिक्षण बिंदु है उसको पढ़ाना शुरू करते हैं। उसी तरह से ये जो पहले शिक्षण बिंदु में आपने जो प्रक्रिया अपनाई है वही आपके दूसरे शिक्षण बिंदु में और तीसरे शिक्षण बिंदु में रहेगी। जैसे आपने पहला प्रश्न करा, दूसरा प्रश्न करा, तीसरा प्रश्न करा और उनके जैसे उत्तर मिलते रहें। उत्तर मिलने के बाद में आप अपने विकासात्मक प्रश्न पूर्ण होने के बाद में शिक्षण बिंदु जो आपका है ग्राम पंचायत के कार्य, उसको वापिस उसी तरह ब्लैक बोर्ड पे लिखते हैं। फिर छात्र अध्यापक और छात्र अध्यापिका क्रिया है, वो जो आपके कार्य सेकंड आपका जो शिक्षण बिंदु है कार्य, तो वो अपने कथन में कार्य जितने भी कार्य होते हैं ग्राम पंचायत के वो अपने कथन के दौरान बोलते हैं। साथ में ग्राम पंचायत के कार्यों का जो चार्ट बनाया गया है उसको भी व्यवस्थित रूप से क्लास में टांगा जाता है और चार्ट के माध्यम से जो जो कार्य है ग्राम पंचायत के वो बताए जाते हैं। जब चार्ट के द्वारा पूरे कार्य बता दिए जाते हैं उसके बाद उनमें से जो महत्वपूर्ण 2 बिंदु या 3 बिंदु है वो श्यामपट्ट पर बोलते हुए लिखने हैं और साथ में विद्यार्थियों का कहा जाता है कि वो नोट करें और विद्यार्थी उनको जब नोट कर लेते तो आपको डस्टर की सहायता से ब्लैक बोर्ड वापस साफ करना है। यही प्रक्रिया जो आपने शिक्षण बिंदु 1 में अपनाई गई है, शिक्षण बिंदु 2 में अपनाई है, वही आपके शिक्षण बिंदु 3 में भी रहेगी। आपका तीसरा शिक्षण बिंदु जो है ग्राम सचिवालय, उसमें भी आपको 3 तरह के विकासात्मक प्रश्न करने हैं। उसके बाद शिक्षण बिंदु आपको ब्लैक बोर्ड पे लिखना है। साथ में शिक्षण बिंदु लिखने के बाद में आप अपना कथन शुरू करेंगे। कथन बताते हुए आप इसके साथ जो भी टीचिंग एड लेके आए वो टीचिंग एड भी प्रदर्शित करेंगे। जैसे ग्राम सचिवालय का प्रतिरूप आपने चार्ट पर बताया है, ये इसका मिनिएचर है। चार्ट पर इस तरह से आपको ग्राम सचिवालय का प्रतिरूप बताना है और ग्राम सचिवालय की जो भी गतिविधियां होती है वो आपको विद्यार्थियों को क्लास में बतानी होती है। तीसरे शिक्षण बिंदु में से भी जो महत्वपूर्ण बिंदु होते हैं उसको आप श्यामपट्ट पर लिखते हैं। श्यामपट्ट पर लिखने के बाद में जब कॉपी में नोट कर लेते विद्यार्थी तो आप ब्लैक बोर्ड को पूर्ण रूप से साफ कर देंगे। तीनों शिक्षण बिंदु पढ़ाने के बाद में सिर्फ आपके ब्लैक बोर्ड पे प्रकरण लिखा होना चाहिए, टॉपिक लिखा होना चाहिए। उसके बाद हमारी अगली जो गतिविधि रहती है, एक्टिविटी रहती है, वो होते हैं हमारे पुनरावर्ती प्रश्न। पुनरावर्ती प्रश्न आपने जो छात्र अध्यापक या छात्र अध्यापिका कथन जो बोला है उस कथन के अंदर से प्रश्न बनाए जाते हैं और उन प्रश्नों की संख्या 6, 7 या 8 हो सकती है। एक एक करके विद्यार्थियों से प्रश्न पूछा जाता है, उनके उत्तर प्राप्त किए जाते हैं। जब पुनरावर्ती प्रश्न पूर्ण हो जाते हैं उसके बाद हम जो छात्र अध्यापक छात्र अध्यापिका अपने साथ रोलर बोर्ड लेके आते हैं, लपेट फलक लेके आते हैं जिस पे मूल्यांकन प्रश्न पहले से लिखे होते हैं उसको टांगते हैं और साथ में ही प्रश्न पूछना शुरू करते हैं। मूल्यांकन प्रश्नों की संख्या 8 से 10 हो सकती है। इसमें हमने जो मूल्यांकन प्रश्न बनाए वो आपके 4 टाइप के प्रश्न बने हुए हैं। वस्तुनिष्ठ प्रश्न, रिक्त स्थानों की पूर्ति, सत्य असत्य के और अति लघु, इसी तरह के प्रश्न आपको बनाने हैं। मूल्यांकन प्रश्न रोलर बोर्ड पर लिखने हैं और मूल्यांकन प्रश्न के जो उत्तर है वो खाली छोड़ने हैं, उसमें उत्तर आपको नहीं लिखने हैं। फिर आप जैसे एक प्रश्न पूछते हैं और अ ब स द उनके आंसर बोलते हैं, उसमें जो राइट आंसर है विद्यार्थी जब उनको बताता है, विद्यार्थियों से कहा जाता है स्वयं आकर इसमें राइट अ ब स द जो भी है वो भरें और रिक्त स्थानों की पूर्ति अलग अलग विद्यार्थी अलग अलग जब उत्तर देते हैं उनको आगे बुलाकर एक एक पूरा करवा के ये जो मूल्यांकन प्रश्न कंप्लीट किए जाते हैं। उसके साथ ही विद्यार्थियों को होमवर्क गृह कार्य का जो प्रश्न है वो डाला जाता है और उनसे कहा जाता है गृह कार्य प्रश्न करना है। इस तरह से आपका फाइनल लेसन यहाँ कंप्लीट होता है। एक बार हम वापस देख लेते हैं किस तरह से डायरी में लेसन उतारना है, पहले क्या लिखना है, बाद में क्या लिखना है। आपको सबसे पहले ऊपर जो आपकी क्लास है, विषय है, कालांश, दिनांक, ये लिखना है। उसके बाद आपको अपना प्रकरण लिखना है। उसके साथ ही विषय से संबंधित, टीचिंग सब्जेक्ट से संबंधित उद्देश्य आपको लिखने हैं। उद्देश्य 5, 6, 7 हो सकते हैं। उद्देश्य लिखने के बाद में आपको विशिष्ट उद्देश्य लिखने हैं। विशिष्ट उद्देश्य
प्रत्येक के आप 2 या 3 बना सकते हैं। और विशिष्ट उद्देश्य आपके लेसन जो होता है, टॉपिक, प्रकरण, उससे संबंधित होता है। विशिष्ट उद्देश्य लिखने के बाद में शिक्षण सहायक सामग्री का वर्णन किया जाता है। शिक्षण सहायक सामग्री को 2 भागों में लिखना है, सामान्य सामग्री, विशिष्ट सामग्री। उसके बाद आपको पूर्व ज्ञान लिखना है, शिक्षण विधि लिखनी है, शिक्षण बिंदु लिखने हैं। उसके बाद आपको इस तरह से सारणी बनाकर प्रस्तावना प्रश्न लिखने हैं। प्रस्तावना प्रश्न 5-6 हो सकते हैं। प्रस्तावना प्रश्न जब पूर्ण हो जाते हैं तो आप जो उद्देश्य कथन बोलेंगे वो उद्देश्य कथन लिखना है। साथ में ही आपको एक और सारणी बनानी है जिसमें आपको एक तरफ शिक्षण बिंदु लिखने हैं, बीच में छात्र अध्यापक छात्र अध्यापिका क्रियाएं लिखनी है। अगर आप छात्र अध्यापक है तो यहाँ पे छात्र अध्यापक क्रियाएं लिखेंगे, और अगर आप छात्र अध्यापिका है पढ़ाने वाले तो आप छात्र अध्यापिका क्रियाएं लिखेंगे। फिर यहाँ पे आएगा विद्यार्थी क्रियाएं, और साथ में जो एक और कॉलम आएगा वो आएगा श्यामपढ़ सार का, जिस समय जिसका इस्तेमाल होगा वो लिखा जाएगा। अब आपके शिक्षण बिंदु पहला लिख रहे हैं, फिर विकासात्मक प्रश्न, विद्यार्थी इनका उत्तर देंगे। उस समय श्यामपढ़ ब्लैक बोर्ड खाली रहता है तो कुछ भी नहीं लिखा जाता है। उसके बाद आप कथन बोलना शुरू करते हैं। विद्यार्थी क्रियाओं में आप लिखेंगे कथन, विद्यार्थी ध्यानपूर्वक सुनेंगे। और साथ में ब्लैक बोर्ड पे जो महत्वपूर्ण बिंदु लिखे जाते हैं वो ब्लैक बोर्ड श्यामपढ़ सार का जो कॉलम होता है, इसमें श्यामपढ़ सार का जो कॉलम होता है उसमें ब्लैक शीट जो आती है, उस ब्लैक शीट पर आप कलर पेन से लिख सकते हैं और अपने श्यामपढ़ सार को डायरी में लगा सकते हैं। उसके बाद वही सेम प्रक्रिया ये आपके शिक्षण बिंदु 2 में रहेगी, और वही सेम प्रक्रिया शिक्षण बिंदु 3 में रहेगी। उसके बाद हम पुनरावर्ती प्रश्न लिखते हैं। उसके बाद मूल्यांकन प्रश्न लिखे जाते हैं, और लास्ट में आपको गृह कार्य का प्रश्न लिखना है। और आपके द्वारा जो मिनिएचर बनाए गए हैं उन मिनिएचर को अपनी डायरी में जो छात्र अध्यापिका कथन लिखा गया है उसके सामने लगाना होता है। इसीलिए डायरी में आपको 1 साइड लिखना है और 1 साइड का पेपर आपको खाली रखना है। इस तरह से आपका फाइनल लेसन पूरा कंप्लीट होता है। अगर आपको इस लेसन के दौरान कुछ भी कन्फ्यूज़न होता है तो आप कमेंट बॉक्स में लिखकर भेज सकते हैं, और आपको जो लेसन चाहिए, जिस टीचिंग सब्जेक्ट का लेसन चाहिए आप वो भी बता सकते हैं।